जब हमने 3 महीने पहले अपने कार्यक्रम की शुरुआत की तो हमारे साथ थी भारत के कोने कोने से आई 200 महिलाएं, हर एक अपने सपने और संघर्ष के साथ। हमने उन्हें दिया प्रशिक्षण, योजना, सोच और हौसले का एक नया आधार। और उसी सफर से निकलकर आज हम पहुंच चुके हैं धनोत्सव के तीसरे पड़ाव पर, जहां मंच पर होंगी वो आखिरी 3 कंटेस्टेंट्स जो अब इस कहानी को मुकाम तक पहुंचाने वाली हैं। हर टांका, हर कदम, हर छोटा प्रयास छुपाए है एक बड़ा सपना। और आज ये महिलाएं उसी सपने को पिच करेंगी, उस ग्रांट के लिए जो उनके कारोबार को दे सकता है एक नई उड़ान। तो स्वागत है आपका साहस, लगातार परिश्रम और हार ना मानने वाली जिद की आखिरी 3 कहानियों के साथ। शुरू होता है धनोत्सव का तीसरा एपिसोड। स्वागत है आपका धनोत्सव में। आइए मिलते हैं हमारी आज की पहली प्रतियोगी से। पुरानी चीजों को नया रूप देना नारी शक्ति का कमाल है। क्या एक जो पुरानी चीज जो इस्तेमाल नहीं होती उनको बिजनेस में लाना ये नारी शक्ति ही कर सकती है, और वो मैंने करके दिखाया अपने बिजनेस में। एक दिन घर वापस आते हुए मैंने अपने गांव में पॉलीथीन खाते हुए गायों को देखा। मैंने गौर किया कि घरों से और दुकानों से निकले जो प्लास्टिक है ये रास्ते में बिखरे हुए पड़े हैं। मेरा दिल टूट गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा मैं एक आम इंसान होने के नाते क्या कर सकती हूँ। इस धरती से मैंने क्या कुछ नहीं लिया, बदले में दिया क्या? मैंने प्लास्टिक दिया जो ना मिट्टी में ये मिलता है और न ये पानी में भी घुलता है, और नदियों को भी ये बेकार कर देता है। जानवरों के पेट में भी ये चला जाता है और धरती में दम घुटने से मजबूर हो जाती है। या अगर ये प्लास्टिक सही हाथों में जाकर सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसका एक नया आकार बन सकता है, नया रूप ले सकता है। नमस्ते जजेस, मैं दीपा प्रकृति के एक छोटे से योगदान के लिए आपके सामने एक आइडिया लेकर आई हूँ। पुराने कटपीस के कपड़े और प्लास्टिक को मैं नया जीवन देती हूँ। अपने पड़ोसियों से 10 रुपए प्रति किलो के भाव से प्लास्टिक को मैं खरीदती हूँ, और कटपीस के कपड़े भी मैं छोटे छोटे दुकानों से लेकर आती हूँ जिसका मैं बैग बनाती हूँ। डिजाइन के लिए मैं प्रिंटरेस्ट से प्रेरणा लेती हूँ। यूट्यूब से सिलाई सीखकर मैंने खुद को ये विकसित किया है। मेरे पास कोई कोर्स भी नहीं है, ना कोई मैंने ट्रेनिंग किया है। मेहनत, लगन और अपने बदलाव की चाह ने आज मुझे यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। 2024 में झांसी महोत्सव की जो मेला लगी थी उसमें हैंडमेड बैग का मैंने स्टॉल लगाया।
जिसमें मेरे 40 बैग बिक गए, जिसमें मुझे मुनाफा हुआ 4000 का। तब मुझे एहसास हुआ कि ये घरों का शौक नहीं है, इसे एक बिजनेस के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तब से मैंने तरह तरह के बैग बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि लगेज बैग हुआ, मोबाइल बैग, पुतली बैग हुआ, छोटे मोटे पाउच हुआ। आगे का 6 महीने का जो लक्ष्य है उसमें मेरे 1000 बैग बेचने का मेरा ये टारगेट है। उसके लिए मेरे पास हर महीना 200 बैग होना जरूरी है। क्लाइमेट चेंज की जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ सरकारें नहीं लड़ेंगी, ये हम जैसे छोटे मोटे व्यापारी अपने छोटा सा हिस्सा देकर हमेशा लड़ते आ रहे हैं और लड़ेंगे। ये बिजनेस मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा एक सपना है। मैं इसको और आगे तक ले जाऊं अपने हुनर और अपने इरादों से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप अपने व्यवसाय के जरिए जो प्रकृति को स्वच्छ रखने के लिए जो योगदान कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन मैं बहुत इच्छुक हूँ ये जानने के लिए कि यहाँ तक का आपका सफर कैसा रहा। आप कुछ साझा करना चाहती हैं इस बारे में? जी मैम, मेरे 2 बच्चे हैं तो बड़े हो गए हैं, ठीक है, अब वो बाहर जॉब करें, अपने लाइफ में सेटल हैं, खुशी भी है उन्हें सब। तो मैंने सोचा अपनी जो ये टाइम है इसको मैं किस तरह से यूटिलाइज करूं, और कुछ आमदनी की भी मेरे जीवन में जरूरी है। भाई पैसा सबको जरूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा बहुत बड़ा बिजनेस तो नहीं मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चों के पीछे मेरा बहुत खर्चा हुआ उनकी सेटलमेंट करने में। प्लास्टिक ये मैं देखती थी ना रास्ते में आते जाकर, तो मेरे को एक आइडिया आया कि इसको मैं बिजनेस के रूप में अगर बदल सकती हूँ तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट बार मैंने मेले में बैग बना के जब ले गई तो वहाँ मुझे जब सक्सेस मिला, मेरा मनोबल और बढ़ा। आगे मैं इसको कंटिन्यू और करती रहूंगी। उन्होंने मुझे बहुत सराहना दिया मेले में, जहाँ भी मैं लगाती हूँ सबने बोला नहीं ये अच्छा काम है, आप इसको कंटिन्यू करते रहिएगा। धन्यवाद दीपा जी, बहुत सुंदर। बहुत खूब दीपा जी। लोगों ने जिसे कचरा समझ के फेंक दिया, आपने अपनी कला से उसे कमाई में बदल दिया। क्या बात है। अब मुझे आप ये बताइए, आपकी जो बिक्री होती है, जो आपके खर्चे होते हैं और उससे क्या मुनाफा आप बना लेती है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। एक टॉवेल बैग जैसे मैं बनाती हूँ, बिक्री मेरा 250 रुपए में, उसमें लागत लगा 80 रुपया, 20 रुपया मेरा कमीशन का गया, और घंटों के हिसाब से मैं इसको लगाती हूँ। जैसे 20 रुपया घंटा, अगर 2 घंटा हुआ तो 40 रुपया हुआ, फिर कस्टमर को थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ता है, तो टोटल हुआ 150, 100 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ। ऐसे तरह तरह के बैग जब मैं बनाती हूँ उसमें अलग अलग उसका रहता है हिसाब किताब। मैम ये जो आपने बात कही ना कि मैं घंटे के हिसाब से लगाती हूँ, ये कितनी अच्छी बात आपने सिखाई। अगर हम सब अपने घंटे का वैल्यू समझ लें तो हम सब तरक्की करेंगे। बहुत खूब। दीपा दी, आपको सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, और एक बात याद आई कि किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। आपने तो अपने हुनर को पहचाना, तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने ग्राहक कैसे बढ़ाएंगे? मैम ग्राहक बढ़ाने के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट लूंगी। अरे वाह। फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड स्टेटस में मैं डालती हूँ, और मेरे जो समूह के भी बहुत ग्रुप है उसमें भी मैं शेयर करती हूँ, तो वो जानते हो, घर से भी ले जाते हैं। एंड झांसी जो मेले लगते मेरे, उसमें तो मेरे ग्राहक ऑलरेडी बन ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपा जी। आपकी बातें सुनकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपने जब अपनी पूरी पिच दी थी, आपने एक लाइन कही थी कि जो बेकार था मैंने उसको आकार दे दिया, तो सच में आपने बेकार को एक आकार दिया है। अब मुझे बताइए, आपने जैसे झांसी महोत्सव बताया, उसके अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती हैं, तो इसके लिए आपको कैसे पता चलता है कि ये कहाँ कहाँ हो रहा है, और उस प्रोग्राम के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम मैं जैसे समूह से जुड़ी हूँ मैम, तो मेरे को ब्लॉग से आ जाता है लेटर मेरे पास कि आज वहाँ पे आपको लगाना है। मेरा कोई वहाँ पैसा नहीं लगता है। जैसे कि सरस मेला हुआ आपका लखनऊ में, आकांक्षा समिति में मैंने लगाया, जहाँ पे डीएम मैडम और कमिश्नर मैडम मुझे खुद बुलाती हैं। सब जगह से मेरे पास फोन आता है मैम। बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहिए। बहुत खूब। थैंक यू।
दीपा दी, आप जो काम कर रहे हैं वेस्ट से बेस्ट, बहुत ही सराहनीय काम है ये। आपकी जो पर्यावरण से लेकर समाज को जागरूक करने की जो सोच है वो भी बहुत ही सराहनीय है। इस एज में जब आप चाहे तो कुछ भी ना करें, हम चाहते हैं कि जो आपने जो टारगेट रखा जी आने वाले 6 महीने में आपको 1000 बैग्स बनाने हैं, जी आपका जो हुनर है, तो हमारी तरफ से कि ये सजेशन रहेगा कि आपने जो सोचा था कि मैं बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर सकती, आप क्यों नहीं कर सकती? आप सब कुछ कर सकती हो। आप लोगों को हायर करिए, लड़कियों को खास करके जिनमें कला की जानकारी हो, इंटरेस्ट हो, और आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। आप जानते ही होंगे हर काम को सफल होने के लिए 2 बार सफल होना जरूरी होता है, एक दिमाग से और एक हकीकत से, और आप में वो दोनों चीजें हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अपना व्यवसाय बहुत आगे बढ़ाइए, खास करके आप वुमेन्स को अपने साथ जोड़कर। तो यही हमारा फीडबैक रहेगा आपके लिए। बहुत खूब दीपा जी। नहीं, इतनी जल्दी हम आपको जाने नहीं देंगे। आपने जो बनाया है, इतनी खूबसूरत बैग्स हैं, सब हमें दिखाई दे रही है। हम देखना चाहेंगे आपने प्लास्टिक से कैसे इतनी खूबसूरत बैग्स बनाते। मैं आ सकती हूँ यहाँ पे? जरूर। बहुत खूबसूरत दीपा जी, आशीर्वाद आप लोगों का रहे। बहुत आगे तक जाएंगे आप। आपको बहुत बहुत हम लोग की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा। हम भी चाहेंगे बहुत जल्द डिजिटली आपके प्रोडक्ट्स बिके और हम भी उनको खरीदेंगे जरूर। ऑल द बेस्ट दीपा जी। थैंक यू। थैंक यू। कैसे उन्होंने घर के फालतू के सामान को एक इतनी खूबसूरत बैग में बदल दिया। बिल्कुल। मैं तो आज से अपने सारे आटा के बैग्स खाली सारे कलेक्ट करने वाली हूँ और दीपा जी को भिजवाने वाली हूँ। नहीं, ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि जो कचरा जिसको हम मतलब फेंक रहे हैं, जिससे हमें कोई भी कमाई का नजर नहीं आता है, तो उससे वो अपनी भी कमाई कर रही है और उसको नया कर दे रही है। What do you say, प्रियंका, आपको क्या लगता है? मतलब ये जो कर रही है, हम लोग को ऐसा लगता है हम कितना सामान रोड पे बेचते हैं। आज से हम सबको अपनी तरफ से एक कदम उठाना पड़ेगा। मोस्ट डेफिनेटली हमें और थोड़ी जागरूकता के साथ खुद के प्रति और एक प्रकृति के प्रति भी चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से उन्होंने बैग्स भी, लॉन्ड्री बैग्स भी बनाए, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। वेरी इम्प्रेसिव है। प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरणा बनकर खुद की पहचान बना रही हैं ये महिलाएं। बहुत ही सराहनीय बात है। चलिए अब अगली कंटेस्टेंट की ओर बढ़ते हैं। हर दाने में एक ही कहानी, अनाज नहीं पीस रही महिलाएं सीमाएं। क्वालिटी अनाज के जरिए पौष्टिक आहार, यही मेरा लक्ष्य है। शहर के लोग कहते हैं कि गांव में सब शुद्ध में होता है, लेकिन आजकल तो हमारे ब्लॉक तक मिलावटी घुस आई है। आटा भी शुद्ध नहीं रहा। हम जब पिसवाने जाते हैं तो बासा और मिलावटी हो जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। इसी के हल ढूंढने के चक्कर में मैंने एक व्यवसाय को जन्म दिया, साहू आटा चक्की के नाम से। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता साहू है। मैं एक गृहिणी थी। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उनके आय से मेरा गुजारा नहीं चलते थे। मेरे 4 बच्चे भी थे। मैंने भी सोचा कि सब दीदी आती हैं परेशान है थोड़ा आटे से कि या मिलावट होता है, तो मैंने सोचा कि एक व्यवसाय मैं भी करूं।
मैंने थोड़ा समूह से लोन लिया, कुछ मेरे पास बचत थी और मेरे पति के सहारे से मैंने एक छोटी सी आटा चक्की लगाई। सिर्फ आटा चक्की ही नहीं, मेरे अंदर एक सपना था। मैं अपने हाथों से गेहूं और मसाला खरीद कर लाती हूँ शुद्ध और उसे पिसवाती हूँ। सुगंध स्वादिष्ट उसमें बरकरार रहती है। और फिर हमने एक मसाले की चक्की भी खरीदी। उससे लॉजों और घरों और होटलों पे किराए से भी देती हूँ। और जो मसाला गीला सूखा घर पे आ जाता है उसे पीसते और फिर हमारे 9 से 10 ग्राहक और नए जुड़ जाते हैं। वैसे तो हमारे 9 क्विंटल गेहूं दिन में पिसाई आती है और मौजवानी से हमारे ग्राहक और जुड़ जाते हैं नए। कहते हैं सुनीता दीदी के यहाँ जाना, उनके यहाँ बहुत अच्छा आटा पिसता है, दीदी एक दूसरे से पहचान कर देती है, तो हमारे पास बहुत ग्राहक आ जाते हैं। सबसे बड़ी ताकत मेरे ग्राहक है, खुश ग्राहक। 6 माह में 1.5 लाख का मुनाफा कमाया है, जिससे भी 80,000 तो अपने बैंक में जमा कर देते हैं और जो बचता है तो अपने बिजनेस में लगा देते हैं वापस। और अब सोच रहे हैं हम कि 1-2 महीने में ऑयल स्पेलर मशीन खरीदकर शुद्ध तेल भी ग्राहकों तक पहुंचाएं। जो खर बचती है वो भी अपने जैसे बगल में डेली खुली उसको भी बेचूं तो मेरी दूनी आय होगी। और 2 साल तक हम सोच रहे हैं कि सोलर से चक्की भी लगाएं, जिससे मेरा बिल बढ़े और प्रकृति के प्रति मेरा योगदान भी बढ़े। अगर मैं प्रतियोगिता जीतती हूँ तो मैं 2 महीना 3 में स्पेलर लगाना चाहती हूँ, वो 1 ही महीना में लगाऊंगी और सब ग्राहकों को शुद्ध तेल दूंगी, आप लोगों को भी दूंगी और आप लोगों को भी मिलाऊंगी। धन्यवाद। सुनीता जी, आपकी तो ये जो सोच है क्वालिटी गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दे रही है और वो भी सेहत से जुड़े हुए चीजों पे। हाँ। तो ये तो बहुत ही सराहनीय है। मगर जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, एक महिला होने के नाते इन काम में करने में आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तो आप वो बताएंगे हमें? और आपके सफर में किसने सपोर्ट किया? जब घर से निकलते थे तो बाहर आदमी कहते थे कि देख लो वे तो बैग टांग के चलती बनी, ये तो जे और दूसरों को और बिगाड़ती हैं। लेकिन हम पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, कहने दो मुझे आगे बढ़ना है। जैसे एक दूसरी दीदी को समूह में जोड़ते थे तो वे कहती थी कुछ लाभ नहीं है, जो मिलता है तो यही ले लेती हैं। तो हम कहते थे कहने दो। तो फिर दीदी हमने सोचा कि कुछ जो हमारी दीदी बगल में चक्की लगी उधर से पिसवा के हमारी बगल में बैठती थी तो वो बहुत परेशान होती थी, कहती थी ये आटे चक्की वाला बहुत खराब है, जी मिलावटी कर देते, इससे हम बीमार और रोटी भी नहीं खपती, ऐसा गेहूं आटा बिगाड़ देते हैं कि इनको भैंसों को डालते हैं और हमें हो सकता है कि दूसरी जगह जाने पड़े ना। दीदी आप लगा लो इधर चक्की तो हम आपके हैं ही आएंगे। हमने सोचा ठीक है, मेरे पति ने सहारा दिया जिससे हम आगे बढ़े। मतलब आपने गुणवत्ता से लोगों का दिल जीता और हाँ। गुणवत्ता से आप आपके व्यवसाय में आगे बढ़ रही है। तो सुनीता जी, क्या आप अपने बिजनेस के खर्चे, बिक्री और मुनाफा के बारे में थोड़ा और कुछ बता सकती हैं? इन तीनों चीजों के बारे में, बिक्री, खर्चा और मुनाफा। हमारी बिक्री 6 महीने में होती है 2,80,000 की करीब से 1,80,000 हमारे आटे से आते हैं और 50-55 हजार रुपये हमारे मसाले की चक्की से आते हैं। 30-35 हजार रुपये हमारे जो खुला आटा बिकता है उससे आता है और 10-12 हजार हमारा सूखा मसाला बिकता है उससे भी आता है। तो हमारा 2,80,000 के करीब आ जाता है। और हमारा खर्चा 50 हजार हमने बिल में दिए, 50-55 हजार हम जैसे अपना वेतन निकाल लेते जो हम मजूरी करते हैं, 8-9 हजार जो लड़का हमारी मशीन चलाने के लिए आते हैं उनको निकाल लेते हैं, 20-25 हजार जो हम खुला आटा बेचते हैं गेहूं खरीदते हैं उसको दे देते हैं और 10-12 हजार हम जो सूखा मसाला खरीद के ले आते हैं। 1,40,000 के करीब हमारा खर्च हो जाता है और 1.5 लाख रुपए हमारा मुनाफा बच जाता है, जिससे 80,000 तो हम बैंक में जमा कर देते हैं और जो बचता है तो हम अपने बिजनेस में लगा लेते हैं, जिससे हमारा बिजनेस और आगे बढ़े। और इसी से जैसे हम करते गए तो हमने अपनी लड़की की शादी भी की, कम से कम 8 लाख के करीब, तो किसी से मांगना नहीं पड़ा। अब सोच रहे इसको भी और आगे बढ़ाएं। बहुत सुंदर सुनीता जी, धन्यवाद। शुद्धता और गुणवत्ता
हमारी महिलाएं व्यवसाय की ही नहीं, व्यवहार की भी ये अहम बात समझती हैं। चलिए अब मिलते हैं आज की आखिरी कंटेस्टेंट से। परंपरा जो हमारे काम की नहीं है, हमें इसको बदलना पड़ेगा। हर लड़की को जानकारी उसको प्राप्त होना चाहिए, जिससे वो भी अपने आगे बढ़ सकती है। और इस विषय को लेके जो हम महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उसको पहले से ही जानकारी होगी, तो आने वाला जो समय है वो भी उसका बहुत अच्छे से कटेगा एवं अच्छे से उनका जीवन यापन भी हो सकता है। उस दिन मैं 13 साल की थी और स्कूल में पढ़ रही थी। अचानक मुझे तेज पेट में दर्द हुआ और मैं रो पड़ी। मेरे कपड़ों में खून लग गया और मैं बहुत डर गई। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा यह तो एक बीमारी है, किसी को मत बताना, चुप रहो। उन दिनों ना मुझे कोई जानकारी, ना कोई समझाने वाला कि कैसे मैं अपना ध्यान रख पाऊं। आज भी मेरे गांव में लड़कियां चुप रहती हैं, महिलाएं छुपाती हैं। 13 साल की उम्र में जो डर मैंने देखा, आज ना जाने कितनी लड़कियां उसी डर में अपनी जिंदगी जी रही हैं। नमस्ते जजेस जी, मेरा नाम सुमन गौतम है, मैं ग्राम दुर्गापुर से हूँ। पहले मेरे गांव में इसी महामारी को बीमारी समझा जाता था। मेरी शादी हुई जब मैं ग्राम दुर्गापुर में आई तो मैंने देखा कि हालात वही थे, ना कोई जानकारी देने वाला, ना कोई समझाने वाला, ना कोई साफ सफाई बताने वाला। मेरी नजरें शर्म से झुक गईं। फिर मैंने ये फैसला लिया मुझे कुछ करके दिखाना है। तब मैंने प्रशिक्षण लिया, महिलाओं को, किशोरियों को घर घर जाकर मैंने समझाया, महामारी पर जानकारी दी कि यह प्रकृति का एक नियम है। तब मैंने उनको पैड देना शुरू किए। जो पैड मेरे हैं, जो केले के पत्ते होते हैं, उसमें जो जेल निकलता उसके बने हुए हैं। उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और वे आसानी से नष्ट भी हो जाते हैं और सस्ते रेट पर महिलाओं के घर घर जाकर यह उपलब्ध भी हो जाते हैं। जब मैंने इस काम के लिए शुरुआत किया था तब मेरे साथ 50 ग्राहक थे। आज मेरे साथ 1500 लड़कियां एवं महिलाएं जुड़ी हुई हैं और मेरे पैड ही वो इस्तेमाल कर रही हैं। जो मेरा काम 35 गांव में चल रहा है, 35 सखी मेरे साथ पैड बांटने में एवं जानकारी देने में मेरी मदद करती हैं। इसके अलावा 300 मैंने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है और 3000 से ज्यादा महिलाओं को मैंने इस महामारी की गलतफहमियों से मैंने बाहर निकाला है। पैड बांटना मेरा काम नहीं, महिलाओं की सोच बदलना एवं क्रांति लाना ही मेरा एक काम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हर लड़की अपने शरीर का ख्याल रखे और अपने निर्णय वो स्वयं ले सके। क्या आप मेरी इस क्रांति के साथ खड़े रहेंगे? दो शब्द में लड़कियों के साथ और कहना चाहूंगी, ओशो की एक बूंद सी होती है बेटियां, ओशो की एक बूंद सी होती है बेटियां। बेटा अगर हीरा है तो मोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज निभाती हैं बेटियां। क्या बात है सुमन जी, आपके जज्बे को और हौसले को देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं ना, जिस बात को दुनिया आज भी छुपाती है, आपने उस बात में एक हिम्मत की है और ये सच में एक क्रांति है, सम्मान, स्वच्छता और सशक्तिकरण की। आपको सलाम है इसके लिए। सुमन जी, आपका ये जो काम है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आप एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे काम कर रही हो। आप मुझे बता पाए कि बिक्री, खर्चा और मुनाफा को समझा पाएंगे आप अपने व्यवसाय का? 1.5 लाख का हमारा बिक्री हुई थी, जो कि 90,000 हमारा खर्चा था। 18,000 मैंने सखियों को दिया है जो मेरे साथ काम करने में सहयोग करती हैं। 15,000 मैंने खुद की सैलरी निकाली है। 1,000 रुपए मैंने प्रशिक्षण का दिया था। 600 रुपए मैंने बिजली का बिल दिया था। 300 रुपए मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के दिए थे। 300 मैंने डिजिटल कार्ड जो बांटे हैं, जिससे मेरा प्रचार प्रसार हुआ था। और फिर भी मुझे 25,000 रुपए का मुनाफा और हुआ था, जो हम माल मंगाते हैं तो उसमें वो पैसा हम एडजस्ट कर देते हैं। बहुत सुमन जी, आपने जैसे हर पहलू के बारे में हमें अच्छे से सटीक तरीके से समझाया, उसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई।
लेकिन हम ये जानने के लिए भी बहुत इच्छुक है, जिज्ञासु है कि आपका आगे का लक्ष्य क्या है। सबसे मैंने अपने गांव को संभाला, इसके बाद मैंने 35 गांव तक लेके आई। अब मेरा ये आगे का 6 महीने का ये लक्ष्य है कि मैं 56 ग्राम पंचायत तक पहुंचूं, सारे ब्लॉक को कवर करूं और मैं ज्यादा सखी बनाऊं, जिससे मेरे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। आज मैं दूसरों का ब्रांड बेचती हूँ, मेरा खुद का स्वयं का ब्रांड होना चाहिए, जिससे कि मैं अपने ब्रांड से और हाईलाइट हो सकूं, क्योंकि अभी मैं दूसरों के लिए काम करती हूँ, अब वो मेरे लिए ही काम होने लगे तो मेरा नाम होगा और मुझे कहीं भी सरकारी जगह पे दुकान भी उपलब्ध हो सकती है। सुमन जी, आप बताएंगे कि आप अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले हम किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ की आशा होती है, आंगनवाड़ी होती है, या वहाँ की समूह सखी होती है या बीसी सखी होती है। हम उनसे संपर्क करते हैं, क्योंकि उनका हर गांव में स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। उनकी एक बैठक लगाते हैं, पहले अपना परिचय देते हैं, फिर उनसे उनकी समस्या को समझते हैं। कि कई माता ये बोलती हैं कि नहीं, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही, तुम तो आज से बताने लगी हो कि हम पैड इस्तेमाल करेंगे, हम तो कपड़ा यूज करते थे। तो उनको इस तरीके से समझाते हैं कि आज इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, हमको अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जब बीमार हो जाते हैं तो घर में से इकट्ठा पैसा 30,000, 40,000, 50,000 रुपए खर्च हो जाता है, ना कि हम शुरुआत से ही साफ सफाई का ध्यान रखें और अपने पैड इस्तेमाल करें। जो सस्ते वाले आप पैड यूज कर रहे हो वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, जिससे आप अपने बीमारी को एक न्योता दे रहे हो। जो अपने जेल के बने हुए, इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होती है, वो हम डेमो करके भी बताते हैं। इस तरीके से हम अपने गांव को धीरे धीरे कवर करते हैं। पहले अपनी बड़ी मीटिंग करेंगे, फिर उन्हीं के साथ कोई एक सखी बनाते हैं, उनके सामने उनको पास माल रख के आते हैं कि किसी को भी जरूरत पड़े इनसे संपर्क करो, ये तुम्हारे घर घर जाएंगी देने के लिए, और जिसको ज्यादा जरूरत है तो उनके घर से भी ले सकता है। इसलिए हमारी धीरे धीरे बिक्री बढ़ जाती है। बहुत अच्छी प्लानिंग है। और मैम, जब से हमने इस काम के लिए शुरुआत की तो मेरी बेटी भी BSc फाइनल हो गई है और मेरा लड़का भी ITI कर रहा है। नहीं तो मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि आपने के यहाँ तक मंच तक मैं पहुँच पाऊँ, कैसे आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेरा जीवन बहुत गरीबी में जूझा है। आज मैं बहुत खुश हूँ और गर्व के साथ में आप लोगों के बीच में। तो सिर्फ शुरुआत है सुमन जी आपके लिए, मैं बोलूंगी ये तो सिर्फ आपके जीवन का एक नया पड़ाव है, अभी तो आपको बहुत आगे तक जाना है। मेरा सबसे यही कहना है, मेरा जीवन यही था कि मुझे कुछ करके दिखाना है और मुझे साथ साथ समाज सेवा भी करनी है। पूरी कहानी की शुरुआत जहाँ से हुई थी, जब एक माँ अपनी बेटी को ये बोलती है कि ये एक बीमारी है, तो चुनौती तो वहीं से शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। आज आपको देख के बहुत, आप एक हिम्मत वाली औरत है जो बहुत कुछ कर रही है, बट इतना आसान तो ये सफर नहीं रहा होगा। तो इसमें आपको कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। सबसे पहले जब हमने घर से बाहर निकले, हम भी एक बहू थे, इतना लंबा घूंघट डलवा दिया। हमारी शादी हो गई थी, सन 2000 में हुई थी। तो जब मैं 15 साल की थी, क्योंकि मेरी 6 बहनें थी, मेरा भाई नहीं था, तो उन्होंने कही अरे लड़कियां हैं, जल्दी जल्दी शादी कर दो, क्या करना है। अब वही मायके में देखा, वही आके ससुराल में देखा। जब मेरी सोचती ये थी कि भाई मुझे भी कुछ करना है, कैसे करूं, कैसे मैं घर से बाहर निकलूं, तो सबसे पहले सामाजिक बंधन थे, आर्थिक बंधन थे, राजनीतिक बंधन थे। तो मैंने इन बंधनों को तोड़ के मैं घर से बाहर निकली और मेरा सपोर्ट करने वाला है मेरी सास। सबसे प्रथम पूज्य मेरी सास है, मैं इसको नमन भी करना चाहूंगी। बोलने मेरा साथ दिया तो मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। गाँव वालों ने बहुत कुछ कहा, अरे फलाने के बहू तो देखो काम के जान लगी, जाने क्या काम कर खिलाने जा रही, मगर मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं कहा। आज घर में जब मैंने कुछ करके दिखाया तो गांव में मान सम्मान इज्जत भी आज वो लोग अच्छे से बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और लोगों का तो बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक तो आपका उत्साह देख के और अपने जो इतने अच्छे तरीके से सारी सवालों का जो उत्तर दिया, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया। लेकिन सबसे जरूरी बात जो बाकी जजेस भी कह रहे थे, रूढ़िवादी सोच को जो आपने तोड़ के जो आगे बढ़ने की एक नया पथ चुन लिया है और आगे बढ़ती जा रही है, तो हमारी तो बस यही उम्मीद है कि आप इस क्रांति का नेतृत्व करते रहे और सिर्फ अपने ही ब्लॉक में नहीं, अपने ही जिले में नहीं, पूरे देश भर में पहुंचे। आपको बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।
जहां जुनून हो वहां रास्ते खुद बन जाते हैं। आज आपने देखी वो कहानियां जो हौसले से लिखी गई हैं, लेकिन ये अंत नहीं। असली उत्सव तो अब शुरू होगा, क्योंकि अगली बार इस मंच पर होगा वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। हम करेंगे ऐलान धनोत्सव के पहले विजेताओं का, जिनके नाम के साथ जुड़ी होगी एक नए कल की शुरुआत। तो जरूर मिलिए धनोत्सव के चौथे और अंतिम एपिसोड में, जहां सपनों को मिलेगा नया नाम और जीत को नया मुकाम। मिलते हैं जल्द ही।